फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देते हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा होगा, तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ किया था। इसके अलावा हमने ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी देखा था, और बेसिकली हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे आपका ब्रिटल मटेरियल, उसके बाद कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ग्लास हो गया। अगर आपका प्योर रिजिड बोल देता है या परफेक्ट रिजिड बोल देता है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, तो इस तरीके की बॉडी के लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा और क्यों बनेगा, तो देखते हैं। हमारा सबसे पहला चीज देखिए, एग्जांपल्स के लिए कुछ मटेरियल्स लेते हैं। तो सबसे पहला मान लीजिए कि अगर आपके पास प्योर रिजिड मटेरियल है, ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए मटेरियल आपका होता है प्योर रिजिड, तो प्योर रिजिड के केस में आपका क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व अगर इसका हम लोग ड्रॉ करना चाहें, तो प्योर रिजिड का मतलब क्या है, दृढ़ जो होता है, मतलब इसमें डेफिनेटली आपको डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। प्योर रिजिड का मतलब आपको सीधा समझ में आ रहा है क्या, डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। स्ट्रेन का मतलब कहीं ना कहीं सीधा डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेस का मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं प्योर रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो प्योर रिजिड बॉडी में आपका क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर फोर्स लगाया हुआ है, तो जब आप इस पर फोर्स लगाओगे, तो अगर ये प्योर रिजिड बॉडी है तो क्या ये डिफॉर्म होगी? नहीं होगी। तो डेफिनेटली आप इस पे कंटिन्यू फोर्स लगाते रहो। कंटिन्यू फोर्स लगाने का मतलब बॉडी के अंदर कंटिन्यू स्ट्रेस आता रहेगा, लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ मिलेगा, ये आपको ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, ये आपको अपवर्ड ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। ये आपको समझ में आया? तो ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका किसके लिए है? दैट इज फॉर द प्योर रिजिड बॉडी अगर है उस केस में। क्योंकि रिजिड बॉडी के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के केस में आपको डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द रिजिड बॉडी। ये आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मेरे से बोलता है क्या इलास्टिक बॉडी है, तो इलास्टिक बॉडी के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? सेकेंड टर्म्स में अगर हम लोग बोलें तो इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी के साथ आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है? अगर मैं इलास्टिक बॉडी को लेके बात करूं तो देखो, इलास्टिक का मतलब क्या है, दैट इज द स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है उसके बीच का आपको ग्राफ देखना है। तो डेफिनेटली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, जब तक आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी डिफॉर्म होगी, लेकिन जब आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे तो जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन था वो अपना इनिशियल पोजीशन गेन कर लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर, तो ये मान लीजिए हमारे पास स्ट्रेस और ये हमारे पास स्ट्रेन है। तो इलास्टिक बॉडी को अगर हम लोग लेके बात कर रहे हैं तो क्या है, ये प्योर रिजिड का मतलब ये है। इलास्टिक में जैसा जैसा आपका स्ट्रेस बढ़ाओगे बॉडी के अंदर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। ये हमारा ये स्ट्रेस आया तो स्ट्रेन आया, लेकिन जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या करेगी, रिगेन कर लेगी। तो इस तरीके की जो सिनारियो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक बॉडी को लेकर। अगर मान लीजिए मेरे पास प्लास्टिक बॉडी आता है तो इस केस के लिए मेरा कैसा ग्राफ बनेगा? अब सब पहला चीज तो ये समझना है क्या कि अगर आप बॉडी पे प्लास्टिक बॉडी होती क्या है, प्लास्टिक बॉडी का मतलब ये है कि अगर आप उस पर लोड अप्लाई करते हो, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी। जब आप एक्सटर्नली लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म होगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे तो बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन रिगेन नहीं करेगी। बॉडी जो है जब एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो बॉडी जो है अपना इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगा। यही सिनारियो आपका होने वाला है किसमें, प्लास्टिक बॉडी के अंदर। प्लास्टिक बॉडी में देखो चीजें क्या होगी, अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रेन और ये हमारे पास जो स्ट्रेन का अगर ग्राफ है, तो इसमें अगर हम लोग प्लास्टिक बॉडी को लेकर बात करें तो इसमें आपका सिनारियो क्या बनेगा। देखो जब आप इस पे लोड लगा रहे हो तो स्ट्रेन तो कंटिन्यू मिलेगा, क्योंकि जैसे आप लोड लगाओगे डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से। दिस इज द प्योर प्लास्टिक बॉडी। ये आपका जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द प्योर प्लास्टिक बॉडी।
आप देखो इसमें क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर लगाओगे या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दोनों बोला जा सकता है। उस केस के लिए बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन आपका डेवलप होगा, देखो आपकी बॉडी क्या है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो हमने अभी बात की है ये हमने प्लास्टिक बॉडी के लिए बात की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए सपोज हमसे ये पूछा जाए कि ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल के साथ क्या होने वाला है? अगर फोर्थ कंडीशन पे मैं बात करूं ब्रिटल मटेरियल को लेकर, तो इस ब्रिटल मटेरियल में कैसा होगा? अब ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल्स आप पहले देख लीजिए। ब्रिटल मटेरियल के अंदर हम लोग बात किया जाए तो इसका जो एग्जांपल्स को लेके बात करेंगे तो एक तो आपका हो सकता है ग्लास, दूसरा चीज हमारे पास होता है कास्ट आयरन, ये आपका हो सकता है क्या कंक्रीट, ये सब हमारे पास क्या है ब्रिटल मटेरियल है। तो अगर हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है तो होगा क्या, देखिए ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन का अगेन डायग्राम है। अगर आपको याद हो तो नॉर्मली हम लोग माइल्ड स्टील के लिए जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता था उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते थे, यही तो होता था। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये जो आपकी डक्टाइल मटेरियल है इसमें इलास्टिक जोन भी होता था, यहाँ से पूरा प्लास्टिक जोन भी होता था पूरा, और ये आपका अल्टीमेट पॉइंट होता था जिसके ऊपर बॉडी जाने के बाद भैया कोई गारंटी नहीं है कि इसके ऊपर अगर आपका लोड लगा तो बॉडी कितना देर और कब तक टिक सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल के साथ क्या है, ब्रिटल मटेरियल में आपको बिल्कुल भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा। जो आपके ब्रिटल मटेरियल है, इस ब्रिटल मटेरियल में अगर हम लोग बात करें तो बॉडी के अंदर जो आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो दिख रहा है, ये बॉडी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको क्या है बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ क्योंकि ये आपका इंफॉर्मेटिव चीज है जो आपको आगे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था क्या कि ये जो आपके ब्रिटल मटेरियल है, इस ब्रिटल मटेरियल के अंदर आप इलास्टिक जोन देखोगे तो डेफिनेटली आपको दिखेगा इलास्टिक जोन है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ब्रिटल मटेरियल के अंदर आपका प्लास्टिक जोन नहीं दिखेगा। देयर इज नो प्लास्टिक जोन इन द ब्रिटल मटेरियल। तो सीधा ये क्या करेगा मटेरियल, जब आप इस ब्रिटल मटेरियल पे फोर्स लगाओगे तो भैया जब तक सस्टेन करना है वो तो करेगा और वहां से वो वापस लौट जाएगा एक्सटर्नल लोड हटाने पर, लेकिन यहाँ से ये सीधा पहुंच जाएगा कहाँ, अपने अल्टीमेट पॉइंट पर। तो ये हमने लिख दिया यूपी, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो जो ब्रिटल मटेरियल जो आपका होता है, ब्रिटल मटेरियल के अंदर आपको सीधा इलास्टिक जोन मिल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो अपना क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन को रिगेन करेगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए जो भी डिफॉर्मेशन हुआ वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हुआ है। उसके बाद आपका अच्छा एक चीज ध्यान रखना, उसमें भी आपका डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो ये जो वाला ग्राफ है ना, ये 45 डिग्री से थोड़ा सा आप ऊपर शिफ्ट करके रखिएगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये जो हमने बात किया है फ्रेंड्स, ये हमने ब्रिटल मटेरियल के लिए बात किया हुआ है। अब सुनिए, अब क्या है, आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अच्छा कॉपर एल्यूमिनियम की भी बात करनी है, तो कॉपर एल्यूमिनियम के साथ भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहानी होने वाली है, ठीक है। जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, ये 4 था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनली एल्यूमिनियम के लिए। अगर हम लोग एल्यूमिनियम के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के अंदर नो डाउट जो आपकी डक्टिलिटी है आपको ज्यादा मिलेगी। तो इस केस में अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर डायग्राम बनाए, मतलब अगर मेरे पास कोई एल्यूमिनियम बॉडी है और उस एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर बात करूं तो यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको कुछ पोर्शन इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो हमारे पास है दैट इज द फॉर एल्यूमिनियम। और स्टील की डेफिनेटली क्या इलास्टिक जोन है और कुछ आपका प्लास्टिक जोन मिला हुआ है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर की भी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो हमारे पास अगर मान लीजिए कॉपर मटेरियल है, तो इस कॉपर मटेरियल के अंदर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन को लेकर बात करूं तो ये हमारे पास स्ट्रेस है और ये हमारे पास स्ट्रेन है। और इसके अंदर जैसे कॉपर है तो इसमें मैं स्ट्रेस स्ट्रेन को लेकर बात करना चाह रहा हूं, तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमको मिला है दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉपर, ये हमारे पास कॉपर का पॉइंट है। तो ये कॉपर का जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है दिस इज फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। समझ में आई चीजें? तो फ्रेंड्स इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना यहाँ पर कि ये मैंने एल्यूमिनियम का और ये मैंने कॉपर का ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है। अगर हमको ये बोला जाए कि मेरे पास रबर है और स्टील है, दोनों में डक्टिलिटी किसकी ज्यादा है, तो क्या हम लोग बताएंगे?
अगर मेरे पास रबर है, दूसरा मेरे पास स्टील है, तो रबर और स्टील के अंदर डक्टिलिटी किसकी ज्यादा है? तो अगर इस चीज को समझना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सबसे पहले यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझना होगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक आपका कांस्टेंट है और इसके आगे मैं इलास्टिक कांस्टेंट को लेके बात करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे रबर और स्टील को लेकर बात जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा जाके कंफ्यूज होते हैं। क्या लगता है आपको कौन सा ज्यादा आपको डक्टाइल होना चाहिए, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? तो चलिए, आई होप आपको पहले ये चीजें तो आपको क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट पे जैसा कि हम लोग बात करते हैं, तो देखिए इस सिनारियो में हमको क्या दिखेगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं रबर और स्टील को लेकर, तो सबसे पहला चीज समझिए क्या, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग चलते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या रिलेशन आया हुआ था? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन आया था? देयर इज अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाए थे तो हमको मिला था E, और यहाँ पर आपको मिला है E इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अगर मैं E को लेकर बात करूं तो E इक्वल टू आपके पास क्या होगा? डेट इज द सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यही तो है। अब सुनिए, ये हमारा बात हो रहा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E को लेकर, ठीक है। E इलास्टिक कांस्टेंट है जिसके बारे में आगे बात करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर E को आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। तो ये हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब सुनिए, जैसा कि अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं ग्राफ खींच के बता रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा रबर है और कौन सा स्टील है। ये मेरे पास दो ग्राफ है, ठीक है, ये जो है मेरे पास दो ग्राफ है, ठीक है। आपसे ये पूछता है कि इसमें कौन सा आपका ग्राफ रबर का है और कौन सा स्टील का है। दूसरा कंडीशन ये पूछता है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी, E का, मतलब रबर का ज्यादा होगा कि स्टील का ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहला चीज यहाँ पर मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, E की अगर बात करेंगे तो E किसका ज्यादा होगा? रबर का ज्यादा होगा कि स्टील का ज्यादा होगा कि दोनों का सेम होगा? डेफिनेटली दोनों का तो सेम होगा नहीं, क्योंकि मटेरियल आपका अलग अलग है, और डेफिनेटली मटेरियल अलग है तो उसकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहीं ना कहीं वेरी करेगी। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का जो डायग्राम है, इसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो ये जो आपके पास ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंट करता है फॉर द रबर, और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेट इज द फॉर स्टील, ठीक है। जो भी आपका ग्राफ आ रहा है स्टील। और यंग मॉडुलस के केस में अगर बात किया जाए तो कई लोग बोलते हैं कि सर रबर का ज्यादा होगा, क्योंकि रबर की क्या है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, रबर ज्यादा खींचता है। यही चीज हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज को जब चेक करते हो ना, तो केवल आप ये देखते हो कि कौन कितना ज्यादा खींच पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इलास्टिसिटी को डिफाइन कर देते हैं। तो जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केवल आप जो फोर्स लगाए हो तो वो फोर्स के केवल आप ये देखते हो ना कितना डिफॉर्म हुआ है, तो केवल वो डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, लोड पे भी डिपेंड कर रही है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने बॉडी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, बॉडी के अंदर अगर आपने लोड ज्यादा लगाया, बॉडी के अंदर लोड ज्यादा लगाया मतलब स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन बॉडी के अंदर स्ट्रेन कम आया, तो ये दोनों फैक्टर के कारण आपकी क्या होगी? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा कंडीशन, अगर आपने मान लीजिए बॉडी के अंदर लोड कम लगाया और स्ट्रेन आपका ज्यादा हुआ, तो इस कंडीशन में बॉडी की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आई चीजें? अब ये बताओ रबर स्टील के केस में क्या मिलेगा? रबर जो आपका जो बात करें तो रबर में आप क्या लोड कम लगाओगे, लेकिन आपका डिफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा, तो ई की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन स्टील के केस में आप स्ट्रेस ज्यादा लगाते हो, डिफॉर्मेशन कम होता है, इसलिए यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो एक चीज हमको ये समझ में आया, क्या ये जो हमारे पास केस है, ये हमारे पास केस किसके लिए है? डेट इज द फॉर स्टील। और ये जो हमारे पास केस आया हुआ है, ये हमारे पास केस किसके लिए? रबर के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टील और रबर को लेकर, तो ध्यान रखिएगा कि जो यंग मॉडुलस ऑफ जो आपका स्टील है ना, डेट इज द ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर। तो यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ जो स्टील है ये आपको ज्यादा मिलेगा
यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए, रबर के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आया, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है, और जब इस तरीके के ग्राफ को कंबाइन करता है तो भी लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आप दोनों में से अगर बोलेगा ग्राफ चूज करो तो कौन सा चूज करोगे। अब आप ये भी देख लो, डिफॉर्मेशन आपको रबर में ज्यादा मिल रहा है ना। अब आप दोनों ग्राफ को अगर चेक करना चाहते हो तो फ्रेंड इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, आपको खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, देखो डिफॉर्मेशन इतना मिला है, इतना मिला है डिफॉर्मेशन। इसमें आपने स्टील के केस में इतना फोर्स लगाया है, फोर्स आपने स्ट्रेस ज्यादा है, डिफॉर्मेशन कम है। रबर के केस में आओ, ये आपका रबर है, ये तो रबर है। रबर के केस में आपने स्ट्रेस इतना ही लगाया लेकिन आपको स्ट्रेन इतना मिल रहा है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है। यहाँ पर स्ट्रेन अगर आपका सेम अमाउंट देखा जाए तो डेफिनेटली स्ट्रेस की वैल्यू स्टील पे ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली स्टील पे ज्यादा आ रहा है तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये चीज बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग और समझने लायक चीजें हैं कि ये जो हमारा स्टील और रबर को लेके बात किया जाता है, ये जो हमारे खोपड़े के अंदर भरा हुआ है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो देखते हैं, अरे रबर में तो ज्यादा इलास्टिसिटी आ रहा है तब तो डेफिनेटली रबर की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। आपको डिफॉर्मेशन के साथ फोर्स भी देखना है कि कितने अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए वो आपका डिफॉर्म हो रहा है, ये आपका ज्यादा मैटर करता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लेके, ये हमारे पास जैसे रबर है, स्टील है, इसके अलावा कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ग्लास है, जिसके बारे में मैंने बात किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है फ्रेंड्स, जो हमारे पास अलग अलग तरीके की बॉडी है, उस अलग अलग तरीके की बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन चेक किया है, और यहाँ से डेफिनेटली आप दोनों ग्राफ को चूज करके बता सकते हो कि डिफॉर्मेशन यहाँ पर जो भी आ रहा है तो कम लोड पे आपका डिफॉर्म ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली रबर का ग्राफ आपका नीचे आएगा। और स्टील के केस पे बात करेंगे तो इतने डिफॉर्मेशन के लिए आपका इतना पॉइंट ऑफ स्ट्रेस दे रहा है, तो डेफिनेटली स्टील के केस में ये चीज आपको ज्यादा मिलेगी। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पर मैंने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया हुआ आपको अलग अलग मटेरियल के लिए बताया हुआ है। साथ ही हमने इस वीडियो में ये भी देखा है कि क्यों हमारा जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्टील का ज्यादा होता है कंपेयर टू रबर, और भी डिफरेंट मटेरियल के लिए कैलकुलेट करना चाहिए या एटलीस्ट कंपैरिजन करना चाहिए, तो इस मेथड के थ्रू हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे क्या है, समटाइम्स आपको कॉपर और एल्यूमिनियम को कंबाइन करके भी देता है, तो कॉपर एल्यूमिनियम को अगर आपको कंबाइन करके देगा तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन की कहानी देखोगे तो देखो आपको किस तरीके से दिखेगी। अगर इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों को आपको देखिए क्या है, इंडिविजुअली ग्राफ देगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब चीजों को कंबाइन करके देने लगे तब आपको तकलीफदायक हो सकती है चीजें। तो अगर हमको कॉपर और एल्यूमिनियम कंबाइन करके देता है तो इसका हम लोग अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाए तो यहाँ पर आपको जो कॉपर का ग्राफ है वो थोड़ा आपको ऊपर शिफ्ट करता हुआ दिखेगा, और ये आपको एल्यूमिनियम का ग्राफ दिखेगा। तो ये हमारे पास कॉपर का ग्राफ है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम का ग्राफ है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम ये आपका क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच की कहानी चल रही है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग और बात करें तो समटाइम्स देखिए आपको कंफ्यूजन वहीं पर होगा जहां पर आपको क्या 3-4 नंबर्स ऑफ मटेरियल दे देता है, ABCD दे देगा और बोलेगा कि कौन सा मटेरियल किसके लिए आप वो चूज करिए। और जैसे मान लीजिए कि सपोज अगर बात करें कि हार्ड मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए आपका किस किस तरीके से आपका ग्राफ बन सकता है। तो देखिए हार्ड और ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसमें डेफिनेटली स्ट्रेस ज्यादा होगा, बॉडी के अंदर स्ट्रेन कम होगा। स्ट्रेस ज्यादा होगा मतलब आप लोड ज्यादा लगाओगे लेकिन बॉडी में स्ट्रेन कम मिलेगा। तो ये जो हमारे पास मिला हुआ है दिस इज कॉल्ड हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। क्लियर है। दूसरा चीज को अगर हम लोग लेके बात करें तो क्या मिलेगा कि अगर मान लीजिए हार्ड एंड टफ मटेरियल, तो डेफिनेटली ब्रिटल से थोड़ा सा आपका डिफॉर्मेशन टफ मटेरियल। टफ मटेरियल का मतलब बॉडी क्या एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ पर इसका अगर ग्राफ देखोगे तो ये आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड हार्ड एंड टफ मटेरियल। ये जो आपको मिलेगा हार्ड एंड टफ मटेरियल, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रिटल नेचर को शो करेगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हार्ड एंड स्ट्रेंथ मटेरियल की, तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, तो ये आपको मिलेगा हार्ड एंड स्ट्रेंथ मटेरियल। ये जो हमको दिखेगा ये हमारे पास क्या होगा, हार्ड एंड स्ट्रेंथ मटेरियल। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए।
ठीक है, नो डाउट सॉफ्ट मटेरियल जैसे आपका रबर है, रबर के अंदर जैसा आप ग्राफ देख रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए। तो ये मैंने फ्रेंड्स क्या किया हुआ है, चारों को आपको कंपैरिजन करके बताया हुआ है। यहाँ से आपको क्या है, जब चीजें कंबाइन करके देगी तो वो चीजें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। बाकी आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज का कि ये सब चीजें मैंने आपको कंबाइन करके क्यों बताया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में बेसिकली हमने देखा है डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करना, ब्रिटल के लिए प्लास्टिक, रिजिड प्लास्टिक, और उसके बाद हमने क्या है वो सभी अलग अलग मटेरियल को कंबाइन करके कुछ पैरेललिक कंपैरिजन को भी हमने देखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।